हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 40 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपको एक ऐसा मेटल का एग्जाम्पल बताना है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कौन सा मेटल होता है? वो होता है आपका मरकरी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैन वी इजीली कट विद अ नाइफ। आपको एक ऐसा मेटल का नाम बताना है जिसको हम आसानी से नाइफ से मतलब चाकू से इसको हम आसानी से काट सकते हैं। तो चाकू से आसानी से हम किस मेटल को काट सकते हैं? वो होता है हमारा सोडियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा सिल्वर। ठीक है, सिल्वर जो कि चांदी होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम सिल्वर का तार घर पे क्यों नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है इसलिए नहीं लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो हीट का पुअर कंडक्टर कौन सा होता है? वो होता है लीड। ठीक है, लीड एक ऐसा मेटल है जो कि हीट का पुअर कंडक्टर होता है। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। आपको मेलेबल और डक्टाइल को समझाना है कि मेलेबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेलेबल। मेलेबल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अ मेटल दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड मेलेबल। कोई एक ऐसा मेटल जिसको हम पीट करके पतला कर दें, उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम मेलेबल कहते हैं। आया समझ में। उसके बाद आ गया डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? अ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल। किसी मेटल को अगर हम क्या कर देते हैं थिन वायर में, मतलब उससे तार बना सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल बोलते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। वाई इज सोडियम केप्ट इन इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। क्या बोल रहे हैं? सोडियम जो होता है उसको हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? ठीक है, केरोसिन ऑयल में डुबो करके क्यों रखते हैं? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट विद एयर एंड कैच फायर। जो सोडियम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो एयर के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे तुरंत आग पकड़ लेता है, उसमें फायर जो होता है वो लग जाती है। ठीक है, आग लग जाती है। सो इट इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद एयर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। तो इसीलिए इसको हम किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि ये एयर के साथ रिएक्ट ना करे और इससे कोई भी दुर्घटना ना हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ। यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं और आपको इनका रिएक्शंस लिखना है। ठीक है, सॉरी, आपको यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं और आपको इनका इक्वेशंस लिखना है। सबसे पहले देख लेते हैं आयरन विद स्टीम। आयरन को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, स्टीम मतलब क्या होता है? एक भाप है ना, पानी हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आयरन Fe प्लस में H2O। ठीक है, वाटर। जब आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? फेरस ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद हम इसको रिएक्ट यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे बैलेंस करा हुआ है। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता है तो आप मेरा इस चैप्टर का वन शॉट देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको कंप्लीटली सिखाया कि बैलेंस कैसे करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। जब हम कैल्शियम और पोटेशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसका हमें क्या लिखना है? एक रिएक्शन लिखना है। ठीक है, इक्वेशन लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद अगर हम पोटेशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और साथ के साथ यहाँ पे इसका जो बैलेंसिंग है वो भी यहाँ पे मैंने कर रखा है। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, पेज नंबर 46 का। सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D वर टेकन एंड एडिड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशंस 1 by 1। आपको यहाँ पे 4 मेटल का सॉल्यूशन सैंपल दे रखा है, A, B, C और D। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इसको एक सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं। अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक एक करके हम डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलो। जो रिजल्ट आया वो आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे मेटल दे रखा है आपको A, B, C और D। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन कौन से यहाँ पे वो दे रखे हैं?
सॉल्यूशन दे रखे हैं, जैसे कि आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, जब मेटल ए को जब हम आयरन के सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, है ना। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, यूज द टेबल अबाउट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट मेटल ए, बी, सी एंड डी। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे क्या बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है। तो आपको अगर ये नहीं पता कि रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने का तरीका बताया और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होते हैं। अभी के लिए हम देख लेते हैं, हमारे पास चार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे चार मेटल हैं, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से, जिंक है, आयरन है, कॉपर है और यहाँ पे सिल्वर है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद यहाँ पे हमारा होता है सिल्वर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी वाला जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यहाँ पे बी वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जिंक है, जिंक में कोई भी रिएक्शन हो नहीं रहा है। ठीक है, तो जिंक के बाद कौन सा आता है, आयरन, आयरन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी वाला मेटल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडिड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या बोल रहे हैं, अगर हम बी वाला जो मेटल है उसको अगर हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो क्या होगा। तो बी वाले मेटल को कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, बी डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बी जो होगा वो कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। आया समझ में, उसको क्या कर देगा, उसको वहां से क्या करेगा, हटा देगा। क्यों हटा देगा, क्योंकि जो आयरन है, ठीक है, वो कॉपर से ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन क्या करेगा, कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। आया समझ में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द मेटल्स ए, बी, सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। आपको ये जो मेटल है ए, बी, सी और डी, इनको आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग इनको लिखना है। मतलब सबसे पहले ज़्यादा रिएक्टिव, उससे फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, इस हिसाब से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपने देख लिया था सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, जिंक, आयरन, कॉपर, फिर उसके बाद सिल्वर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिंक है उसमें तो कोई रिएक्शन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे जिंक तो आ नहीं सकता। उसके बाद कौन सा, आयरन, आयरन कौन से नंबर पे आ रहा है, आयरन आ रहा है आपका बी वाले नंबर पे। बी वाला जो मेटल है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, बी। उसके बाद कौन सा आ रहा है, आयरन के बाद कॉपर, कॉपर कहाँ गया, कॉपर के बाद कॉपर में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है वो कौन से मेटल के जरिए हो रहा है, वो ए के जरिए, तो यहाँ पे लिख देंगे ए। उसके बाद हमारे पास आ गया सिल्वर, सिल्वर जो है उसके अंदर कहाँ पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हो रहा है सी के अंदर, सी वाले मेटल के अंदर, तो उसके बाद लिख देंगे सी। उसके बाद लास्ट में हमारा कौन सा आ जाएगा, डी। ठीक है, बी, ए, सी, डी। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इनको लिख देंगे। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। उसके बाद पेज नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू अ रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम किसी रिएक्टिव मेटल के साथ ऐड करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि जो केमिकल रिएक्शन क्या होगा जब हम आयरन को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं आंसर, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू रिएक्टिव मेटल। देखो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम क्या करते हैं किसी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। साथ के साथ हम इसका क्या लिख देते हैं, केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आयरन को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसमें से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडिड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि जब जिंक को हम क्या करते हैं आयरन सल्फेट के साथ ऐड करते हैं, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब ऐड करते हैं तो क्या होता है। साथ के साथ आपको ये बताना है, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, और साथ के साथ आपको केमिकल रिएक्शन भी इनका लिखना है। ठीक है, तो आंसर नंबर 5 क्या लिख देंगे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जो जिंक होता है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। व्हेन जिंक इज एडेड टू अ solution of iron sulfate, greenish color of iron sulfate fades and formation of colorless zinc sulfate solution and iron metal is deposited
ऑन जिंक। क्या बोल रहे हैं, जब हम क्या करते हैं जिंक को जब हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब हम ऐड करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, आयरन सल्फेट कलर कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है। ठीक है, ग्रीनिश कलर का एक फेड सॉल्यूशन बन जाता है और वो क्या करता है, और फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, और जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन के ऊपर क्या हो जाता है, जिंक का जो लेयर होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जब जिंक को जब हम आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस में आयरन बन जाएगा। ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस में आयरन। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 46 के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 49 का पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे आपको सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे सोडियम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैग्नीशियम। अब इसके बाद लिखने के बाद हम सबसे पहले इनका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। मतलब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, 281। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 26 है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 8 होता है। उसके बाद मैग्नीशियम 282, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 12 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। ठीक है, अब Na में लास्ट में आप देखो यहाँ पे कितने, यहाँ पे वो आ रहा है आपका लास्ट का जो इसका वैलेंसी वो कितना है, इसका 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 डॉट लगा देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन में लास्ट में कितना आ रहा है, 6, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 6 डॉट लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम में लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का Mg लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 डॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे आपको दिखाना है कि यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होता है और इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो सोडियम ऑक्साइड में यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम जो 2 सोडियम है तो यहाँ पे हम लिख देंगे Na और Na, 2 बार हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपने देखा था, यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो यहाँ पे 1 डॉट लगा देंगे और यहाँ पे भी 1 डॉट हम लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन बना दिया हमने। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में लास्ट में कितना आ रहा था, यहाँ पे 6 आ रहा था, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिखा देंगे ये शो करते हुए कि ये वाला जो सोडियम है, ठीक है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डॉट जो होगा उसको ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन को। ठीक है, यहाँ पे 6 थे, इसको टोटल कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये टोटल ऑक्सीजन के अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद हमें इनका लिखना भी, एक फॉर्मेशन होने के बाद कैसे बनता है ये, तो यहाँ पे सोडियम जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ पे टोटल कितने यहाँ पे सोडियम थे, यहाँ पे 2 थे, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। पहले 6 थे, उसके बाद 2 किसने दे दिया, यहाँ पे सोडियम ने दे दिया, तो टोटल कितना हो गया, 8। उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है, इसके जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देते हैं। आया समझ में, तो ये हो गया हमारा सोडियम कंप्लीट। उसके बाद हम देख लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे मैग्नीशियम एक ही है, तो मैं यहाँ पे मैग्नीशियम लिख देंगे। लास्ट का जो वैलेंसी इतना, इसमें कितना है, या 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 डॉट लगा दिया। उसके बाद ऑक्सीजन में आपको पता ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना होता है, 6 होता है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 6 यहाँ पे डॉट लगा दिए। उसके बाद मैग्नीशियम जो होगा, यहाँ पे अपने 2 डॉट जो होगा वो किसको ट्रांसफर कर देगा, वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या करा, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा, इसको पास कितने डॉट आ जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, क्योंकि 2 किसने दे दिया है, इसको मैग्नीशियम ने दे दिया है, और इसने जब लिया है तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी हो जाएगा। लास्ट हमारा बच रहा है, व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये जो आपको कंपाउंड दे रखा है सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इनके अंदर कौन कौन सा आयंस होते हैं वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सोडियम ऑक्साइड के अंदर कौन कौन सा आयन होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, सोडियम को अंदर कौन सा आयन आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आता है, 2 नेगेटिव चार्ज आता है। उसके बाद मैग्नीशियम जो होता है, यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है ना। उसके बाद यहाँ पे जो तुम्हारा ऑक्सीजन आता है उसके ऊपर क्या आता है, O नेगेटिव चार्ज,
2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे शो कर दिया कि इसके अंदर कितने कितने आयंस होते हैं और यहाँ का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना दिया, साथ के साथ हमने यह भी दिखा दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे, पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? क्या बोल रहे हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो होता है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है। द आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। आपको पता होना चाहिए कि जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज आयंस, सो अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मेल्ट। क्या बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये जो चार्ज आयन जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव। इस वजह से इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको ब्रेक करने के लिए, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए और इनको मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा हीट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आया समझ में? इसलिए इनका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आया समझ में? उसके बाद पेज नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे आप कुछ टर्म्स दे रखे हैं जैसे मिनरल और गैंग। तो आपको बताना है कि मिनरल क्या होता है और क्या होता है और गैंग क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मिनरल। मिनरल क्या होता है? द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल। ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। उसके बाद क्या आ गया? ओर्स। ओर्स क्या होता है? ओर्स के बारे में देख लेते हैं। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सच मिनरल्स इज कॉल्ड ओर्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ओर्स क्या होता है? में ऐसा मिनरल जिसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ क्या होता है? मेटल होता है। ठीक है, ऐसा मिनरल जिसके अंदर क्या होता है? हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होता है, पर्टिकुलर मेटल होता है। ठीक है, और उसको हम क्या कर सकते हैं? उस मिनरल में से हम उस मेटल को निकाल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ओर्स। क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। इन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। उसके बाद आ गया हमारा गैंग। ठीक है, क्योंकि जो मिनरल्स होता है वो किस में से, जो हमारा मेटल्स होता है उसको किस में से निकालते हैं? हम मिनरल्स में से निकालते हैं। उसके बाद आ गया हमारा गैंग। गैंग क्या होता है? ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड गैंग। देखो, जो हमारा ओर्स होता है ना, उसके अंदर ना अलग अलग टाइप के क्या होता है? इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जैसे कि सोइल हो गया, सैंड हो गया, है ना, मिट्टी हो गया। ठीक है, तो ये जो मिट्टी वगैरह जो होता है, रेत वगैरह जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आपको 2 ऐसे मेटल का नाम बताना है जो कि हमारे नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा होते हैं? गोल्ड होता है, प्लेटिनियम होता है, यहाँ पे सिल्वर होता है। मैंने 3 बता दिए, 2 पूछे थे, आप 2 यहाँ पे कोई सा भी याद रख सकते हो, गोल्ड, प्लेटिनियम और सिल्वर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कौन से केमिकल प्रोसेस का यूज होता है, ठीक है, जब हम मेटल से उसका ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड से क्या करते हैं? उसका मेटल वगैरह बनाते हैं। तो कौन से यहाँ पे केमिकल प्रोसेस का यूज होता है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिडक्शन प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिडक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं जब हम किसी ऑक्साइड से मेटल बनाते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से जब हम क्या करेंगे? मेटल बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। आया समझ में? तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा? जिंक मेटल हमको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। अब उसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो आपका जो जिंक है, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड दे रखा आपको, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर वगैरह। ठीक है, जब आप क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं इन मेटल्स के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो इनके साथ रिएक्शन कराना है। तो जिंक ऑक्साइड को जब हम जिंक के साथ कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि भाई ये खुद जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तीनों जगह पे हमने नो रिएक्शन, नो रिएक्शन और नो रिएक्शन लिख दिया, क्योंकि इनके साथ रिएक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद देखो, जब हम जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने नहीं देखा है तो आप शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख लेना। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जब हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो होगा वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे। जब कॉपर के साथ हम अगर मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होगा वो मैग्नीशियम को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन लिख देंगे। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो जिंक होगा वो मैग्नीशियम को यहाँ पे इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। उसके बाद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के साथ खुद के साथ तो डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो कॉपर के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम को तो वहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो होगा वो मैग्नीशियम को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है और मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद यहाँ पे आएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि कॉपर जो होगा, तो कॉपर को जो होगा वो जिंक क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। उसके बाद मैग्नीशियम जो होगा वो भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद कॉपर जो होगा कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन आ जाएगा। इस टाइप से आपको यहाँ पे ये वाला टेबल आपको भरना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख लेते हैं। विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली? कौन सा ऐसा मेटल है जो आसानी से कोरोड नहीं होता, उसके ऊपर जंग आसानी से नहीं लगता? तो कौन कौन सा होता है हमारे पास? जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम, इनके ऊपर आसानी से जंग नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज क्या होता है, ठीक है। आपको एलॉयज बताना है कि एलॉयज क्या होता है। ये इन-टेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला हम देख लेते हैं। एलॉय इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। होमोजीनियस मिक्सचर होता है एलॉयज, ठीक है। किसी भी मेटल या फिर नॉन मेटल का, या फिर दो या दो से ज़्यादा मेटल का हम क्या करते हैं? दो या दो से ज़्यादा मेटल को हमने मिला दिया तो यहाँ पे क्या बन जाता है? हमारा एलॉय बन जाता है। या फिर हम क्या करते हैं? एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिला करके यहाँ पे एलॉय बना देते हैं। जैसे कि आयरन में हम क्या मिलाते हैं? आयरन के अंदर सिर्फ आयरन नहीं होता, आयरन प्लस में कार्बन भी होता है, तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया? एलॉय बन गया। उसके बाद क्या होगा? स्टील जो होता है आपके घर पे जैसे स्टील होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे क्या है? ये बॉटल है, तो ये वाला जो बॉटल है किससे बना हुआ है? स्टील से बना हुआ है, थर्मो स्टील बॉटल है, ठीक है। तो ये वाला जो बॉटल है इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है? इसके अंदर आयरन भी है, निकल भी है और क्रोमियम भी है। तो इसके अंदर 3 चीजें यहाँ पे मिला करके स्टील हम बना लेते हैं। उसके बाद आ गया ब्रास जो होता है इसके अंदर क्या होता है? कॉपर भी होता है और जिंक भी होता है इसके अंदर। उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल आपने देखा होगा खिलाड़ियों वगैरह को दिया जाता है, ठीक है, 3rd मेडल पे दिया जाता है। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज जो होता है इसके अंदर क्या क्या होता है? कॉपर होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे ब्रॉन्ज के अंदर क्या होता है? आपका कॉपर होता है और यहाँ पे टीन होता है, ठीक है, कॉपर और टीन होता है। तो ये आपने देख लिया कि एलॉयज क्या होता है। एलॉयज जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर बच गए। किसके क्वेश्चन आंसर बच गए? एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो बच गए इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ऐसे ही अब रेगुलर लेक्चर आते रहेंगे। आप क्या करें? इस वीडियो को लाइक करें और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उनके साथ शेयर करें जिनको इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आया समझ में? अब हम देखेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।